अब शाबाश शब्द का प्रयोग कब करते थे? प्रीतम चंद, मास्टर प्रीतम चंद बहुत सख्त अध्यापक थे। यदि कोई कतार में सिर इधर उधर हिला लेता या दूसरी पिंडली खुजलाने लगते, इस पर वे उस लड़के की ओर बाघ की तरह झपट पड़ते। परंतु जब बच्चे कोई भी गलती न करते तो पीटी साहब उन्हें शाबाश कहते थे और बच्चे ये शब्द सुनकर खुश होते और उन्हें लगता कि जैसे फौज में सिपाही को तमगे दिए जाते हैं वैसे उन्हें भी तमगा मिल गया। यानी पीटी साहब जो है वो बच्चों को जब खेल कूद करवाते, परेड करवाते, उस समय जब कोई बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पीटी करता उस समय वो खुश होते और उस समय वो उनका शाबाश जो है वो बच्चों को तमगों के समान महसूस होता था। ठीक है, उसके बाद आपका एक मिनट, फिर नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास उठता था? नई श्रेणी में जाने का विद्यार्थियों को विशेष चाव होता है क्योंकि उन्हें वहाँ नए नए अध्यापक मिलते हैं जो उन्हें नई नई किताबें पढ़ाते हैं, जिस कारण उनमें उमंग और उत्साह का व्यवहार जो है वो छलकता दिखाई देता था। लेकिन लेखक का मन नई श्रेणी में जाकर उदास हो जाता था। उसके बाल मन के उदास होने का बहुत सारा कारण था। पहला कारण उसमें था कि लेखक का परिवार जो था वो गरीब था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह नई किताबें खरीद सकने में सक्षम नहीं था। उसे नई कॉपियां अवश्य मिल जाती थी। हेडमास्टर साहब उनके लिए अन्य लड़कों द्वारा पढ़ी गई पुरानी किताबों का प्रबंध कर दिया करते थे और इन पुरानी किताबों में से विशेष प्रकार की गंध आती थी जो उनके बाल मन को उदास कर दिया करती थी। उसके बाद दूसरा कारण था, लेखक की उदासी का दूसरा कारण अगली कक्षा की कठिन पढ़ाई को लेकर था। नए मास्टरों द्वारा मारपीट का भय उसके भीतर तक समाया हुआ था क्योंकि उसके विद्यालय के मास्टर पीटते पीटते चमड़ी तक उधेड़ देने को तैयार रहते थे। तो ये दो कारण थे। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगता था? जब स्काउट परेड करते समय लेखक यहाँ कौन है? लेखक का क्या नाम है बताइए? ये सपनों के से दिन पाठ के लेखक का क्या नाम है? किसी को पता है? क्या नाम है लेखक का नाम? लेखक गुरदयाल सिंह। फौजी बनना चाहता था। उसने फूल बूट और शानदार वर्दी पहने लेफ्ट राइट करते फौजी जवानों की परेड को देखा था। इसी कारण स्काउट परेड के समय धोबी की धुली वर्दी, पॉलिश किए गए बूट और जुराबे पहनकर वह अपने आप को फौजी जवान ही समझता था। स्काउट परेड में जब पीटी मास्टर लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह की सीटी बजाकर मार्च करवाया करते थे, तब उनके राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर लेखक अपने को अपने छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एक कदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक की आवाज करते हुए स्वयं को विद्यार्थी न समझकर एक महत्वपूर्ण फौजी समझने लगता था। ठीक है। उसके बाद हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? मुअत्तल का क्या अर्थ होता है बच्चों? मुअत्तल शब्द का क्या अर्थ होता है बताओ? किसी को नहीं पता है मुअत्तल शब्द का अर्थ? आकाश, why you are so silent? मुअत्तल शब्द का अर्थ क्या होता है? नहीं पता है? क्यों नहीं बोल रहे हो? देखो कोई जवाब नहीं। हेलो, मुअत्तल शब्द का क्या अर्थ होता है?
खाली, निलंबित करना, डिसमिस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, किसी पोस्ट से, किसी पद से उसे हटा देना, निलंबित कर देना ही मुअत्तल कहलाता है, खाली नहीं होता है। यही शब्दार्थ भी तुम लोग को याद है? हाँ। पीटी साहब चौथी कक्षा के लड़कों को फारसी पढ़ाते थे। वे विद्यार्थियों को शब्द रूप पढ़ने पर बल दिया करते थे। एक दिन जब कक्षा के विद्यार्थी दिए गए शब्द रूप याद करके नहीं आए तो पीटी साहब ने उन्हें क्रूरतापूर्ण ढंग से मुर्गा बना दिया और उन्होंने यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख लिया और पीटी साहब की बर्बरता पर उत्तेजित होकर उन्होंने तत्काल उन्हें मुअत्तल करने का आदेश दिया। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों स्कूल जाना अच्छा लगने लगा था। लेखक के अनुसार स्कूल जो था उनके लिए बहुत खुशी से जाने की जगह नहीं थी, लेकिन कब और क्यों स्कूल जाना उन्हें अच्छा लगने लगा था। यहाँ कौन सा आंसर होगा? क्या आंसर होगा इसका बताइए। लेखक गुरदयाल सिंह के अनुसार उन्हें तथा उनके साथियों को बचपन में स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। चौथी कक्षा तक कुछ लड़कों को छोड़कर अन्य सभी साथी रोते चिल्लाते हुए स्कूल जाया करते थे। स्कूल में धोबी पिटाई तथा मास्टरों की डांट फटकार के कारण स्कूल उन्हें एक नीरस व भयानक स्थान प्रतीत होता था, जिसके प्रति उनके मन में एक भय सा बैठ गया था। इसके बावजूद लेखक कहते हैं कि कई बार ऐसी स्थितियां आती थी जब उन्हें स्कूल जाना भी अच्छा लगता था। यह मौका तब आता था जब उनके पीटी सर स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे। वे पढ़ाई लिखाई के स्थान पर लड़कों के हाथों में नीली पीली झंडियां पकड़ा देते थे। वे 1 2 3 करके इन झंडियों को ऊपर नीचे करवाते थे। हवा में लहराती यह झंडियां बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा काम करने पर पीटी सर को की शाबाशी भी उनको मिलती थी और तब यही कठोर पीटी सर बच्चों को बड़े अच्छे लगते थे और ऐसे समय में ही बच्चों को स्कूल जाना अच्छा और सुखद प्रतीत होता था। ये आपको इसको लिखना है। फिर लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों से मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। इस पाठ में किसकी तरह बहादुर बनने की बात की गई है, कोई बताओ। सपनों के इसी दिन पाठ में जब बच्चे होमवर्क नहीं करते थे तो इसमें एक ऐसे विद्यार्थी का वर्णन है जो बच्चे उसी की तरह बहादुर बनने की कल्पना किया करते थे। क्या नाम था उस बच्चे का जिसकी तरह वो बच्चे बनना चाहते थे? हाँ, हेलो, बताओ किसकी तरह बनना चाहते थे? ओमा, यस। इसमें लेखक के छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में बहुत सा गृह कार्य मिल जाता था। तब लेखक स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाया करता था। उदाहरण के लिए हिसाब के मास्टर जी द्वारा दिए गए 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज 10 सवाल किए जाने पर 20 दिनों में पूरे हो जाएंगे। किंतु खेल कूद में जब छुट्टियां बीतने लगती तो मास्टर जी की पिटाई का डर भी सताने लगता था। फिर लेखक रोज के 15 सवाल करने की योजना बनाता। तब उसे छुट्टियां भी बहुत कम लगती तथा दिन भी कम लगने लगते तथा स्कूल का भय भी बढ़ने लगता। ऐसे में लेखक पढ़ाई से डरने के बावजूद भी ओमा जैसे सहपाठी की तरह बहादुर बनने की कल्पना करने लगता था, जो छुट्टियों का काम पूरा करने की अपेक्षा मास्टर जी से पीटना अधिक बेहतर समझता था। ओमा एक ऐसा बच्चा था जिसको कभी भी गृह कार्य की कोई चिंता नहीं हुआ करती थी। उसे लगता था कि अरे क्या है, मास्टर जी से पिटाई होगी, पिटाई जो है वो ज्यादा सस्ता सौदा है, बनस्पत इसके कि गृह कार्य करके ले जाएं। तो बच्चे बाद में जो लेखक जो है वो फिर सोचता था कि मैं भी ओमा की तरह ही बन जाऊंगा ताकि गृह कार्य से मुक्ति मिल जाए। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की विशेषताओं यानी पीटी सर की चारित्रिक विशेषता के बारे में, तो पाठ के आधार पर प्रीतम चंद के बारे में कि वो बहुत सरल अध्यापक थे और उनके व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं थी। सबसे पहला तो बाहरी व्यक्तित्व,
यानी किसी व्यक्ति के बाहरी उसके व्यवहार को देखकर, उसकी रूपरेखा को देखकर हम लोग उसका एक अंदाजा लगा लेते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति होगा। तो बाहरी व्यक्तित्व उनका कैसा था? तो पीटी सर अर्थात प्रीतम चंद जो थे वो ठिगने कद के थे, उनका शरीर दुबला पतला और गठीला था, उनका चेहरा चेचक के दागों से भरा था और उनकी आंखें बाज की तरह तेज थी। यानी एक बार में वो तुरंत देख लेते थे आगे पीछे चारों ओर। वे खाकी वर्दी, चमड़े के पंजों वाले बूट पहनते थे। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे खुरियां लगी रहती थी और बूटों के अगले हिस्सों में पंजों के नीचे मोटी सिरों वाले कील ठुके रहते थे। ये उनका बाहरी व्यक्तित्व था। और दूसरा उनका आंतरिक व्यक्तित्व, यानी किसी भी व्यक्ति का अंदरूनी हिस्सा। तो इसमें पहला उनका है कि वे एक कुशल अध्यापक थे। वे चौथी कक्षा के बच्चों को फारसी पढ़ाया करते थे। वे मौखिक अभिव्यक्ति एवं याद करने पर बल दिया करते थे। वे छात्रों को दिन रात एक करके पढ़ाई करने की शिक्षा दिया करते थे। उसके बाद कुशल प्रशिक्षक, वे छात्रों को स्काउट और गाइड की ट्रेनिंग दिया करते थे। वे छात्रों को विभिन्न रंग की झंडियां पकड़ाकर ऊपर नीचे करके उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देते थे। उनके इस प्रशिक्षण कार्य से छात्र सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे उस पर छात्रों द्वारा सही ढंग से काम करने पर शाबाशी भी देते थे। वे उन शिक्षकों में से थे जो बच्चों के अच्छे कार्य पर उन्हें शाबाशी भी देते थे, उनका मनोबल भी बढ़ाते थे। और उसके बाद था कठोर अनुशासन प्रिय। प्रीतम चंद अनुशासन प्रिय होने के कारण कठोर अनुशासन बनाए रखते थे। वे छात्रों को भयभीत रखते थे। यदि कोई लड़का अपना सिर इधर उधर हिला लेता तो वे उस पर बाघ की तरह झपट पड़ते थे और प्रार्थना करते समय भी वह अनुशासनहीन छात्रों को ही दंडित करते थे। यानी जो विद्यार्थी अनुशासित थे उनके लिए वे बुरे नहीं थे, लेकिन जो विद्यार्थी अनुशासन विहीनता का परिचय देते थे उनके लिए वे बहुत ही कठोर रूप दिखाया करते थे। कोमल हृदयी, प्रीतम चंद बाहर से कठोर किंतु अंदर से कोमल थे। उन्होंने अपने घर में तोते पाल रखे थे और वे उन्हीं से बात किया करते थे, उन्हें भीगे हुए बादाम खिलाया करते थे और इसके अलावा वे छात्रों द्वारा सही काम किए जाने पर उन्हें शाबाशी भी देते थे। उसके बाद है विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों, यानी युक्तियों माने उपाय, और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट करें। यानी इस पाठ में कौन कौन से उपाय दिए गए हैं और वर्तमान में उन उपायों में से कौन सा उपाय जो है वो मान्यता उसे मिला है। तो सपनों के इस दिन पाठ में बताया गया है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थी, जैसा कि प्रीतम चंद इस पाठ में करते थे। विद्यार्थियों को बहुत कठोर दंड दिया करते थे, उन्हें भयभीत अवस्था में रखा जाता था। उस समय के स्कूल के छात्र पीटी सर से बहुत डरा करते थे। वे भय व आतंक के पर्याय थे। यानी पीटी सर जो थे वो भय और आतंक का दूसरा रूप थे। बच्चों को शारीरिक दंड भी दिया जाता था। अध्यापक की बात सुनकर बच्चे छात्र थर थर कांपते रहते थे। उनके व्यवहार के लिए खाल खींचने जैसे मुहावरों का प्रयोग किया गया था। अनुशासन की यह युक्ति पूरी तरह से गलत मानी जानी चाहिए। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों को अनुशासित रखने के लिए यह युक्ति, यह उपाय पूरी तरह से गलत है। वर्तमान समय में अनुशासन के लिए इस प्रकार की युक्ति अपनाने की मनाही है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक दंड पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज बैन। ठीक है। उसके बाद छात्रों को मारना पीटना कानूनी अपराध बन चुका है, क्योंकि शारीरिक दंड बच्चों को भयभीत करते हैं, जिससे उनका मन पढ़ाई से हट जाता है। बच्चों में शारीरिक दंड देकर कभी भी उन्हें सही तरीके से पढ़ाया नहीं जा सकता है। इसके लिए उनकी रुचि पैदा करनी पड़ेगी कि किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई को बाधित ना होने दें। उसके बाद आजकल बच्चों को सजा देने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को साइकोलॉजिकल तरीके से, जिनका उचित परिणाम भी देखने को मिलता है। अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को समझा बुझाकर पुरस्कार आदि देकर अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो कि सराहनीय है, प्रशंसनीय है। ठीक है, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? पाठ में जो मैं वर्णन कर रही हूँ सुनाई पड़ रहा है सबको?
हेलो। हाँ, सब लोग सो गए हो कि जगे हुए हो? हेलो। कोई रेस्पॉन्स नहीं। राजनंदिनी, आस्थार्या, वंशिका, कैन यू हियर मी? हाँ, हेलो। नेक्स्ट है, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। ये तो खैर ये आप लोग अपना कर लेंगे। नेक्स्ट है कि लेखक के बचपन के दिनों में लोग पढ़ाई के बारे में क्या राय रखते थे। यानी जब लेखक छोटे थे तो उस समय पढ़ाई के बारे में जो जितने भी लोग थे वो क्या राय रखते थे, उनकी क्या इच्छा रहती थी। तो लेखक के बचपन के समय लोग पढ़ाई के प्रति क्या जागरूक थे या नहीं थे, बताइए। लेखक जब छोटे थे उस समय लोग क्या पढ़ाई के प्रति जागरूक थे या नहीं थे? बोलो, जल्दी बोलो तुम लोग। लेखक के बचपन के समय लोग पढ़ाई के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं थे और इसी का यह परिणाम था कि वे अपने बच्चों को अधिक पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि परचूनिये, आढ़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। वे अपने बच्चों को बही खाता लिखने तक को काफी समझते थे। उनमें प्रगति करने का चाव नहीं था। यदि कोई उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए कहता तो वे जवाब देते कि मास्टर जी से हमने क्या इसको तहसीलदार बनवाना है ना, और दुकान पर बहिया लिखने, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो खाता बही लिखने के लिए आ जाएगा तो दुकान पर इसको रख लेंगे, तो इसको कोई तहसीलदार थोड़े बनाना है। तो इस तरह का जवाब लोग दिया करते थे। तो इन्हीं सब बातों से लगता है कि उस समय के लोग पढ़ाई लिखाई के प्रति ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। ठीक है। उसके बाद ओमा का चरित्र चित्रण, कि ओमा किस तरह का था, ये ओमा के बारे में। ठीक है, तो ओमा का व्यवहार कैसा था, उसकी शारीरिक संरचना कैसी थी, उसको भी थोड़ा आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद व्याकरण, व्याकरण में आप लोगों को वाक्य परिवर्तन, तो वाक्य परिवर्तन के लिए जैसे उस दिन मैंने आप लोगों को कहा था, होमवर्क मैंने दिया था ना, मैंने फोटो खींच कर भेजा था ना आप लोगों को, संयुक्त, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। इसमें पहला जो था वो हो चुका था, अंगीठी सुलाई उस पर चायदानी रखी, ये हो गया था ना। बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, हेलो। दूसरा तुम लोग लिखो, कॉपी सब लोग लेकर बैठे हो? हेलो, हेलो, सब लोग कॉपी लेकर बैठे हो ना? उत्कर्ष, साक्षी, कुमार गौरव, आयुष, हर्षिता, विवेक, कुमारी स्नेहा, अनु सिंह, कॉपी लेकर बैठे हो ना तुम लोग या नहीं? चलिए लिखिए, इसमें दूसरा लिखिए, चाय तैयार हुई, पूर्ण विराम, उसने उसे प्यालों में भर दी। चाय तैयार हुई, उसने उसे प्यालों में भर दी। नोट किए इसको तुम लोग? चाय तैयार हुई, पूर्ण विराम, उसने उसे प्यालों में भर दी। चलिए इसका सरल वाक्य में बताइए क्या होगा, कोई भी बता दीजिए इस वाक्य को। चाय तैयार हुई, पूर्ण विराम, उसने उसे प्यालों में भर दी, इसका सरल वाक्य में क्या होगा? जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी बैठिए नहीं आप लोग मूक दर्शक बनके। बोलो क्या जवाब होगा इसका? चाय तैयार हुई,
पूर्ण विराम उसने उसे प्यालों में भर दी। इसका क्या होगा सरल वाक्य में? आस्था आर्या जवाब दो। हेलो आस्था आर्या, हाँ बोलो इसका सरल वाक्य में। ये तो सेंटेंस हम लिखवाए हैं कि चाय तैयार हुई पूर्ण विराम उसने उसे प्यालों में भर दी। इसका सरल वाक्य में क्या होगा? हाँ गुड, चाय तैयार कर प्यालों में भर दी, ये सरल वाक्य हुआ। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसी वाक्य को संयुक्त में बनाओ। चाय तैयार हुई पूर्ण विराम उसने उसे प्यालों में भर दी। अब संयुक्त में क्या होगा? चाय तैयार की और उसे, या उसे चाय तैयार करके, या चाय तैयार हुई और उसे प्यालों में भर दी। ठीक है, यहां और लगाकर चाय तैयार हुई और उसे प्यालों में भर दी। गुड। नेक्स्ट, मिस्र में क्या होगा? वेरी गुड, ये तीनों में बन गया, सरल भी बन गया, संयुक्त भी बन गया और मिश्र भी बन गया, तीनों सही है। नेक्स्ट, तीसरा लिखो, कॉपी में लिखते चलो तुम लोग। जो भी मैं प्रश्न दे रही हूं उसको कॉपी में लिखो, तब बनाने में आसान होगा। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया पूर्ण विराम तौलिए से बर्तन साफ किए। पूर्ण विराम के बाद ये वाक्य होगा फिर। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया पूर्ण विराम तौलिए से बर्तन साफ किए पूर्ण विराम। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया पूर्ण विराम तौलिए से बर्तन साफ किए पूर्ण विराम। अब इसका सबसे पहले सरल बनाओ। सरल वाक्य में क्या बनेगा? कोई दूसरा बच्चा बताओ, राजनंदिनी, वंशिका, और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं, कोई भी जवाब दो, जरूरी नहीं है कि एक ही बच्चा जवाब दे हमेशा। इसका सरल वाक्य कोई दूसरा बच्चा बोलो, क्या बनेगा? बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया तौलिए से बर्तन साफ किए, क्या बनेगा इसका? बोलो। बोलो, नहीं बोलोगे तो कैसे मैं समझूंगी? हाँ राजनंदिनी, हेलो, वंशिका, राजनंदिनी, बोलो तुम लोग, कोई बताओ, एक कोई भी एक स्टूडेंट बताओ इसको क्या होगा इसका? हाँ उत्कर्ष, साक्षी, इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? अजीब हाल है भाई, सब चुपचाप बैठे रह रहा है। आयुष जवाब दो। साक्षी, हर्षिता, विवेक कुमार, अनु, शिवांग शिवमूर्ति, किसी को नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं बताती हूं। हाँ अरे नहीं आ रहा है तो बोलो। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया पूर्ण विराम तौलिए से बर्तन साफ किए, इसका क्या बनेगा सरल वाक्य में? बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन लाकर तौलिए से साफ किए, इसका सरल वाक्य। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन लाकर तौलिए से साफ किए, यही होगा ना? आस्था, हेलो आस्था, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन लाकर तौलिए से साफ किए।
नेक्स्ट ख नंबर इसका बनेगा, क्या बनाना है? संयुक्त। संयुक्त क्या बनेगा? संयुक्त बताओ, आस्था तुम ही बताओ। हाँ, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन लाया और तौलिए से उन्हें साफ किया। जब लाया तो फिर साफ किया भी ना होगा। कुछ बर्तन लाया और तौलिए से उन्हें साफ किया। गुड। नेक्स्ट मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या बनेगा? मिश्र वाक्य बताओ, इसी का क्या बनेगा? जब और तब लगाकर कैसे बनेगा बताओ, आस्था? हाँ, बर्तन, बर्तन साफ किए। हाँ, वेरी गुड। जब बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन लाया तब तौलिए से बर्तन साफ किए। यानी जब और तब का प्रयोग करके मिश्र बन गया, और का प्रयोग करके संयुक्त बन गया, और सिंपल सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो। चाय पीने की यह एक विधि है। चौथा, चाय पीने की यह एक विधि है, पूर्ण विराम। इसको लिखो तुम लोग। चाय पीने की यह एक विधि है, पूर्ण विराम। जापानी में इसे चा नो यू कहते हैं। चा डैश नो डैश यू। चाय पीने की यह एक विधि है, पूर्ण विराम। जापानी में इसे चा नो यू कहते हैं। चलिए, इसका सरल वाक्य में क्या बनेगा? इसका सरल वाक्य में बताओ क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। जापानी में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त में क्या बनेगा? संयुक्त में बताओ, बोलो। तुम लोग को सब आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, खाली बोलना नहीं चाहते हो, बोलो। संयुक्त में क्या बनेगा? बोलो, गलत सही जो आता है सब लोग बोलो तुम लोग, फिर मैं हूं बताने के लिए। नहीं नहीं, संयुक्त में बताना है। संयुक्त में और लगा कर बनेगा ना, तो क्या होगा? चाय पीने की यह एक विधि है और इसे जापानी में चा नो यू कहते हैं। आई बात समझ में? और लगाकर संयुक्त बनाना है ना। चाय पीने की यह एक विधि है और इसे जापानी में चा नो यू कहते हैं। ये हो गया तुम्हारा संयुक्त। अब मिश्र में क्या होगा? मिश्र में बोलो। चाय पीने की यह एक विधि है जिसे जापानी में चा नो यू कहते हैं। आई बात समझ में? जिसे लगा दोगे तो क्या बन गया? मिश्र। हाँ, चाय पीने की यह एक विधि है जिसे जापानी में चा नो यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 5 नंबर। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था। बेढब, बेढब, आयोजक चिन्ह देकर सा। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, पूर्ण विराम। उसमें पानी भरा हुआ था। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, पूर्ण विराम। उसमें पानी भरा हुआ था। इसका क्या बनेगा सरल में? इसका सरल में बताओ, सोचकर बताओ क्या बनेगा। हाँ, क्वेश्चन बोल रही हूं। बाहर बेढब सा, बेढब मतलब देखने में जो सुंदर नहीं हो, है ना।
बेढब सा, उसमें योजक चिन्ह होगा। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था। लिख रहे हो कि नहीं तुम लोग? लिखोगे तभी ना। मिट्टी का बर्तन था, पूर्ण विराम, उसमें पानी भरा हुआ था। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, पूर्ण विराम, उसमें पानी भरा हुआ था। हाँ चलो बोलो, सरल वाक्य में क्या होगा? बाहर बेढब से मिट्टी के एक बर्तन में, मिट्टी का मत छोड़ो, मिट्टी भी तो है ना। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, सेंटेंस ये ना है, तो इसका सरल वाक्य में क्या होगा? बाहर बेढब से मिट्टी के एक बर्तन में पानी भरा हुआ था, ये सरल वाक्य बन गया। संयुक्त में क्या बनेगा? संयुक्त में बताओ। हाँ गुड, हाँ ये संयुक्त हो गया। और मिश्र, नहीं बेटा, इसमें ये जब और तब यहाँ लगा कर नहीं होगा, यहाँ होगा बाहर बेढब सा। हाँ, एक मिट्टी का बर्तन था, हाँ, जिसमें पानी भरा हुआ था, हाँ, तब ये बन जाएगा मिश्र। बाहर बेढब सा मिट्टी का एक बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, नेक्स्ट 6 नंबर, ये 5 हुआ। अब देखो इसमें 3 पूर्ण विराम है। पहला वाक्य है छोटा सा, चाय तैयार हुई, लिखो 6 नंबर लिखो, चाय तैयार हुई, पूर्ण विराम, चाय तैयार हुई, पूर्ण विराम, उसने वह प्यालों में भरी, पूर्ण विराम, उसने वह प्यालों में भरी, पूर्ण विराम, उसके बाद पूर्ण विराम के बाद फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए, पूर्ण विराम, चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। लिख लिए तीनों सेंटेंस तुम लोग? लिखे? अब इसका सरल वाक्य में बोलो क्या होगा? चलो बताओ कोई, क्या होगा सरल वाक्य? बोलो बच्चों, सरल वाक्य में क्या होगा? कोशिश करो तुम लोग, गलत सही जो भी बोलना है बोलो, मैं फिर हूं ना समझाने के लिए। चाय तैयार होने पर, इसका सरल वाक्य में क्या बनेगा? चाय तैयार होने पर प्यालों में भरकर हमारे सामने रख दी। चाय तैयार होने पर प्यालों में भरकर हमारे सामने रख दी। ठीक है, चाय तैयार होने पर प्यालों में भरकर हमारे सामने रख दी। नेक्स्ट दूसरा संयुक्त में क्या बनेगा? हाँ, चाय तैयार होने पर प्यालों में भरी और फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। और इसमें मिश्र में क्या होगा? जैसे ही, हाँ, फिर नहीं ना होगा, वैसे ही, जैसे ही चाय तैयार होने पर प्यालों में भरी, कौमा, वैसे ही वे प्याले हमारे सामने रख दिए। जैसे ही चाय तैयार होने पर प्यालों में भरी, वैसे ही वे प्याले हमारे सामने रख दिए, यानी जैसे ही वैसे ही। नेक्स्ट 7 नंबर लिखो, वह मंत्री बन गया है, अल्प विराम जिसको कॉमा कहते हैं, वह मंत्री बन गया है, अल्प विराम, उसका व्यवहार पूर्ववत है,
पूर्ववत का क्या अर्थ होता है? पूर्ववत मतलब पहले जैसा। वेरी गुड। वह मंत्री बन गया है कौमा, उसका व्यवहार पूर्ववत है। इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? सरल वाक्य में बोलो। हाँ, वेरी गुड। मंत्री बन जाने पर, या इसको वैसे भी मंत्री बन जाने के बाद भी उसका व्यवहार पूर्ववत है, या मंत्री बन जाने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। नेक्स्ट, इसमें संयुक्त में क्या बनेगा? बोलो। यहाँ बेटा और नहीं होगा, यहाँ परंतु, किंतु परंतु से भी मैंने बताया था। वह मंत्री बन गया है परंतु उसका व्यवहार पूर्ववत है। ठीक है। और इसमें मिश्र में क्या बनेगा? हाँ, जब वह मंत्री बन गया है तब भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। ठीक है। जब वह मंत्री बन गया है तब भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। समझ में आ गया? हाँ।